नमस्कार मित्रों, मैं सुनील तिवारी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल की जो क्लास हम लोगों ने पढ़ा था उस क्लास में मैंने हिंदी के इंट्रोडक्शन से रिलेटिव जितनी भी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास फर्स्ट टॉपिक हिंदी की आज हम लोग ले करके चलेंगे और उस टॉपिक को खूब अच्छे से एक तरफ से पूरा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जहाँ कल क्लास छोड़ी गई थी वहीं से आज क्लास स्टार्ट हो रही है। मतलब ये सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है कि पिछली क्लास में जो छूट गया होगा वो कैसे कवर होगा, तो वो तो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। वहीं से निरंतर फिर अगली क्लास हमारी आ गई है। ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है ना। खूब अच्छे से आज हम लोग लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोरिंग क्लास होने वाली नहीं है। आप लोग मज़े लेते रहिएगा और मज़े के साथ साथ पढ़ते भी रहिएगा। ठीक है ना। क्योंकि हम हैं आपके साथ तो फिर हंसना स्वाभाविक है। आ जाइएगा। आज की जो टॉपिक हम लोग लेकर के चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? वर्ण विचार। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में कभी कभी क्या आ जाता है कि यार हिंदी तो नॉर्मल चीज है, इसको क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ा जाए इसको, ये तो जब आएगा एग्जाम में पढ़ लूंगा, पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फितूर आप लोगों के मन में जो चल रहा है ये गलत चल रहा है। क्योंकि हिंदी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं इनकी मातृभाषा है। तो इनको क्या होता क्या है कि ये जब बचपन से इसको बोलना आ जाता है, सारी चीज़ें इनको पहले से आ जाती है, तो इनको लगता है नहीं हिंदी बस नॉर्मल चीज़ है और इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं कि नॉर्मल है तो मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है नॉर्मल है, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि स्कोर वही करता है जिसके विषय में आपको पहले से जानकारी हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि एक थोड़ी सी गलती कर देते हैं, जो सब्जेक्ट उनको कम आता है उस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं और जो चीज़ें उनको आती है उसको क्या करते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं। ठीक है आएगा तो देख लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पेंडिंग में डालोगे तो भाई साहब 30 नंबर में आप 29 से 30 नंबर जो आप इसका रिकवर कर सकते हैं हिंदी का, ये आपका छूट जाएगा। और जो पिछली टॉपिक जो आप पढ़े या पिछले सब्जेक्ट को जो आपको नहीं आ रहा है उसको जो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है नहीं उसमें बढ़िया से अचीवमेंट करते हैं, ठीक है उसको पढ़िए, लेकिन भैया इसको आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना। इसको क्या करना है? कंटिन्यू करना है आप लोगों को। ठीक है ना। तो आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग बचपन से आज तक पढ़ते चले आए हैं वर्णमाला वर्णमाला। आज वही टॉपिक है, कोई दूसरी टॉपिक नहीं है। ठीक है ना। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। भाषा शब्द आप लोग पहले से ही परिचित है, भाषा क्या है, भाषा क्या है। बस थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप लोग उसको व्यक्त नहीं कर पाते। तो व्यक्त करने के लिए हम है ना आपके साथ, तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम बताते हैं कैसे व्यक्त किया जाता है, बस आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग बात क्या करेंगे बेटा? भाषा की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, भाषा की बात करेंगे। तो भाषा होता क्या है? तो भाषा हम लोग क्या बोलते हैं? जब मनुष्य अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। जैसे सोचो, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, हमारे मन में जो उत्पन्न हो रहा है मैं उसको आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो ये भाषा है ना। बिल्कुल सही है। आप मुझे रिप्लाई दे रहे हैं कि नहीं सर ये सही है, ये पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है? भाषा है। लेकिन दो तरीके की भाषा हम लोग पढ़ेंगे, एक लिखित और एक मौखिक। आप जो वहां से रिप्लाई दे रहे हैं वो लिखित भाषा है और हम जो बोल करके आपको बता रहे हैं क्या है? मौखिक भाषा है। ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग, लिखते भी रहिएगा साथ में। भाषा, तो भाषा की अगर हम बात करें तो कहा जाता है जिस साधन के माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपने मन में उत्पन्न भावों का आदान प्रदान करता है, भावों का आदान प्रदान करता है, भावों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। अच्छा देखो कितनी सरल परिभाषा थी, बस केवल व्यक्त करना आपको नहीं आ रहा था, आता सब है।
केवल व्यक्त करना नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा, आपको लग रहा होगा नहीं सर जी ये तो आसान सा चीज है, सबको पता है, ठीक है ना, लेकिन व्यक्त करने की जरूरत थी, तो व्यक्त करना मैंने सिखा दिया। क्या सिखाया कि जिस साधन से, मतलब हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्सेस है जिससे हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। यहां पर मैंने लिख भी दिया, क्या लिखा कि जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपने मन में उत्पन्न भावों का आदान प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, भाषा, ठीक है ना। एक चीज और, अगर भाषा शब्द आया तो कहां से आया, किससे लिया गया, ये भी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ने का प्रयास करेंगे। एकदम छोटी छोटी चीजों को आप लोग इग्नोर जो कर देते हो बेटा, इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही छोटी चीजें किसी दिन आपके बहुत काम आने वाली होती हैं, क्योंकि छोटी ही छोटी चीजों से आपका एक नंबर पुटअप हो जाता है और आप छोड़ के चले आते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, छोटे से छोटी चीजों को पढ़ना है, क्योंकि पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टेटस की अगर बात करें या स्टेज की बात करें तो, या बच्चों की बात करें तो क्या होता है, पहले वो छोटे होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे करके वो बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है, उसी तरीके से हमको भी चलना है। समझ जाइएगा कि अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो हम एक छोटे से चलेंगे और आगे वृहद रूप इसका देखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेटा भाषा जो शब्द है ये कहां से लिया गया, ठीक है ना। भाषा शब्द कहां से लिया गया, तो भाषा जो शब्द है, नोट करके लिख लीजिएगा, इसको बहुत काम आने वाला है, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। भाषा जो शब्द है ये कहां से लिया गया, भाषा जो शब्द है ये भास धातु से लिया गया, अर्थात ऐसे लिख दीजिएगा, संस्कृत के भास धातु से लिया गया, संस्कृत के भास धातु से लिया गया। किससे लिया गया बेटा, भास धातु से लिया गया, ठीक है ना। किससे लिया गया, भास धातु से लिया गया। समझ में आ गई ना। जिसका अर्थ क्या होता है, आखिर में अगर भास धातु से लिया गया तो कुछ ना कुछ इसका अर्थ होता रहा होगा, तभी तो इसको भाषा में रूपांतरित कर दिया गया। बात समझ रहे हैं ना। देखिएगा, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, बोलना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है, या कहना होता है, या कहना होता है। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं, मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे बात करते हैं, आप अपने भावों को हमसे जो है शेयर करते हैं, हम आपसे शेयर करते हैं। बस यही बोलना और कहना किसका मतलब होता है बेटा, भाष का मतलब होता है। भाष का मतलब क्या होता है, बोलना और कहना। समझ में आ गया ना। ऊपर वाला जहां तक आशा है आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। तो ऊपर से इरेज करूंगा और फिर नीचे की तरफ लिखते हुए आऊंगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब जब आप लोगों ने ये देख ही लिया, मजा आ रहा होगा एकदम। अब जब आप लोगों ने देख ही लिया कि भाषा है क्या, भाषा शब्द कहां से लिया गया, किस शब्द से लिया गया, ये सारी बातें आप लोगों ने देख ली, ठीक है ना। तो अब आगे की तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आगे की तरफ हम लोगों ने वही पढ़ना है जो बचपन से आज तक पढ़ते चले आए, छोटा बड़ा यही करके पढ़ना है, बाकी कुछ है वह नहीं। बस आराम से रहिएगा। देखिएगा, एक चीज नोट करके लिखिएगा, ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, खास करके यूपी ट्रिपल सी में बार बार पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया, और आकर के अपने इस एग्जाम यूपी टेट और सुपर टेट में भी पूछा गया। पूछा क्या गया कि हिंदी जो भाषा है ये किस भाषा से लिया गया, हिंदी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया, हिंदी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया। तो हिंदी शब्द नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हिंदी शब्द किससे लिया गया बेटा, फारसी भाषा से लिया गया। किससे लिया गया बेटा, फारसी भाषा से लिया गया, फारसी भाषा से लिया गया। हिंदी शब्द किससे लिया गया, फारसी भाषा से लिया गया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, क्योंकि अब हम लोग इस परिवार के सभी सदस्य से परिचित हो चुके हैं, छोटे वाले बच्चे से भी, बड़े वाले बच्चे से भी। तो अब तो मौका मिल ही गया ना, अब बात करने का हम लोगों को मौका बढ़िया से मिल गया। जब पूरे परिवार से सदस्यों से हम लोगों का परिचय हो गया, तो अब उसके बाद हम लोग उनसे बात भी करेंगे कि क्या है और कैसे है। तो अब हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में बातें करने वाले हैं, ठीक है ना।
तो अब जो हम लोग बात करेंगे बेटा, वो बात होने वाली है वर्णमाला की, जो आप बचपन से आज तक पढ़ते चले आए। ठीक है ना, कोई नई चीजें होने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, वर्णमाला देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्णमाला देखेंगे। अच्छा, माला से तो एक चीज आपको ध्यान में आ गया होगा कि गोल गोल एक तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है ना, बस वही माला है, कोई दूसरा नहीं। इसमें क्या होता है, उस माले में फूल होता है, इस माले में वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। इतने समझदार हो, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत समझदार हो आप लोग। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, परिभाषा लिखते हैं। तो लिखा क्या गया कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम। क्या लिखा गया बेटा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी व्यवस्थित क्रम कहां से आ गया। बस यही तो जानने वाली बात है भैया, परिभाषा याद करने से कुछ नहीं होता है, समझने से हर कुछ होता है। बातें समझ रहे हैं ना, तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्यों व्यवस्थित लिखा गया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले आ से स्टार्ट होता है, लास्ट में ज्ञा आता है। क्या ज्ञा से स्टार्ट करके हम आ पर ले जा सकते हैं? अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग जान जाते अव्यवस्थित है, किसी को कहीं भी रख दो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। व्यवस्थित इसलिए किया गया क्योंकि हर वर्ण का निर्माण स्वर से हुआ, इसलिए स्वर को पहले रखा गया। बात समझ में आ नहीं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, व्यवस्थित कहा गया। अब स्वरों से होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ स्वर हैं जो पहले आते हैं, जैसे आ गया। अब आ को पहले क्यों रखा गया, बड़ा आ को बाद में क्यों रखा गया, क्योंकि आ जो वर्ण है इसको दो बार मिलाने से बड़ा आ की उत्पत्ति होती है। तो पहले कौन आएगा, बड़ा आ का निर्माण किसने किया, आ ने किया, इसीलिए आ को पहले रखा जाता है। बातें समझ में आ रही है ना। हाँ, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। अब आप वही जवाब अभी देने वाले हैं क्या कि सर जी स्वर में बांटा गया और व्यंजन में बांटा गया। बिल्कुल सही है, स्वर में और व्यंजन में ही बांटा गया। तो वर्णमाला को बेटा कितने भागों में बांटा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, बांटा गया। पहले भाग को कहा गया बेटा स्वर। क्या कहा गया, स्वर। दूसरे भाग को कहा गया क्या, व्यंजन। क्या कहा गया, व्यंजन। पहले भाग को क्या कहा गया, स्वर। हाँ ठीक है, स्वर आप जानते होंगे, व्यंजन भी आप जानते होंगे, लेकिन हम जरा ये तो देखें कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है। स्वर की परिभाषा से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, तो हम लोग तो पढ़ेंगे वही जहाँ से भैया पूछा जाना है। फर्जी में क्या पढ़ना, बात समझ रहे हैं ना। फर्जी में घूमने से और पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। मतलब वही होता है कि जब सही तरीके से घूमा जाए और सही तरीके से पढ़ा जाए, जो हमारे काम आए। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमको अपने काम से मतलब है, जिस प्रिपरेशन जिसका हम कर रहे हैं वहां पर क्या पूछा जाता है वो मतलब है। तो यहां से देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं स्वर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, स्वर की बात करूं। ठीक है ना, आते हैं हम लोग स्वर पे। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। तो पहला जो आता है बेटा वो आता है आपका क्या, स्वर। क्या आता है, स्वर। अब देखिएगा स्वर की जो परिभाषा है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब कैसे, देखो कहा क्या गया, स्वर की हम दो परिभाषाएं लिखाएंगे और दोनों से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। पहली परिभाषा स्वर की क्या होती है, ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए, उच्चारण
करने के लिए, करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती, नहीं लेनी पड़ती। उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। अथवा डालिएगा और यहां पर भी आप लोग लिखिएगा। ऐसे वर्ण, क्या लिखेंगे? ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, रूप से किया जाता है, किया जाता है, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अच्छा, कुछ समझ में आया? मैंने क्या बताया कि स्वर ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? नहीं लेनी पड़ती। एक बात बताओ, ये सक्षम आदमी है, ये कहता है कि मैं खुद में सक्षम हूं, भाई साहब मुसीबतें होंगी तो भी मैं अकेले निपटने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, मतलब अपने आप में सम्राट है। क्या बोलते हैं इसको? सम्राट बोलते हैं कि हम खुद ही सक्षम हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही बहुत कुछ हैं। तो स्वर क्या होता है? अकेले ही बहुत कुछ होता है। इसको अपना परिचय बताने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो आप लोग एक बात तो समझ गए होंगे ना कि जब ऐसा वर्ण कोई आपको दिखे जो बिना दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए तो उसको क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। ठीक है ना? यहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप हुआ था ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा स्वर है, और दे दिया जाता है कि जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है, जो दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर वह होते हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, ये अपने आप में खुद में सक्षम होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? स्वर। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर पढ़ा। स्वर तो पता चल गया होगा ना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्णमाला पढ़ा। क्या पढ़ा? वर्णमाला पढ़ा, भाषा पढ़ा बेटा। अब वर्णमाला के प्रकार में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? स्वर को पढ़ा। 3 टॉपिक क्लियर हो गया ना? अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि सर जी यहां इस टॉपिक में यहां नहीं समझ में आया। ठीक है ना? कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, फिर दोबारा इसको हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक है? तो क्या पढ़ा आप लोगों ने? वर्णमाला पढ़ा, भाषा पढ़ा और स्वर पढ़ा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहां से टॉपिक, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि स्वर के कितने प्रकार, स्वर को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है ना? तो आ जाइए बात कर लेते हैं, देरी किस बात की भाई? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पढ़ ले होएगी बहुत करोगी कब। मतलब जो कल पढ़ना है वो आज ही क्यों ना पढ़ लिया जाए, देर किस बात की, जल्दी करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं स्वर के प्रकार की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन नोट करके लिखिएगा। कई बार यह भी पूछा गया है, वर्णमाला के जनक की बात की गई है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना? वर्णमाला के जनक की बात की गई है। तो वर्णमाला का जनक लिखिएगा बेटा, वर्णमाला का जनक, जनक महर्षि पाणिनि को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? महर्षि पाणिनि को माना जाता है, को माना जाता है, माना जाता है।
माना जाता है। अब हम लोग जो बात करने वाले थे स्वर की प्रकार की बात करेंगे। तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया? क्या करेंगे हम लोग? स्वर को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो था वो बताया गया बेटा उत्पत्ति के आधार पर। पहला भाग क्या बताया गया? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा भाग जो बताया गया वो बताया गया बेटा उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। नोट करते चलिएगा साथ साथ, उच्चारण के आधार पर। तीसरा बात बताया गया, दो पढ़ लिया, उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा क्या? उच्चारण के आधार पर। अब हम लोग तीसरा आते हैं, तो तीसरे की जो बात कही गई वो क्या कहा गया बेटा? तो उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। पहला तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा क्या कहा गया? उच्चारण के आधार पर और तीसरा जिह्वा। शब्द पढ़े होंगे ना? जिह्वा के स्पर्श के आधार पर। जिह्वा के स्पर्श के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के स्पर्श के आधार पर। बातें समझ में आ गई? तो आपको 3 बातें, कुछ नहीं, मजाक मजाक में 3 बातें याद कर लेनी बेटा। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और जिह्वा के स्पर्श के स्थान पर। क्योंकि आप लोग अभी पढ़ेंगे, खूब मजा आएगा, समझ में भी आएगा कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे बांटा गया, उच्चारण के आधार पर कैसे बांटा गया और जिह्वा के स्पर्श के आधार पर कैसे बांटा गया। तो हम लोग जो पहला लेते हैं वो लेते हैं उच्चारण के आधार पर। क्या लेते हैं बेटा? उच्चारण के आधार पर। नोट करते हैं, नोट क्या करते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ऐसे खूब बढ़िया से नोट करिएगा। उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार किसके आधार पर बेटा? तो उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। पहले भाग को कहा गया बेटा हर्ष स्वर। क्या कहा गया? हर्ष स्वर। दूसरे भाग को कहा गया बेटा दीर्घ स्वर। क्या कहा गया? दीर्घ स्वर। और तीसरे को कहा गया प्लुत स्वर। क्या कहा गया? प्लुत स्वर। मतलब समझ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। मतलब ये समझना है हर्ष स्वर किसे कहते हैं या हर्ष स्वर का मतलब क्या होता है। हस्सु का मतलब क्या होता है बेटा? हस्सु का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। अच्छा, एक बात ये समझ में आया होगा कि हर्ष का मतलब क्या होता है? छोटा। तो छोटे के ऊपर ज्यादा वर्डन हम लोग नहीं देते, ज्यादा बोझ नहीं देते। ये नहीं कहते हैं अगर 2 बड़े भाई जा रहे हो साथ में, एक छोटा भाई भी है और कोई अगर कोई चीज उठा करके ले जाना है भारी चीज, तो किसको देते हैं? बड़े भाई लोग बोलते हैं नहीं भाई आप मुझे उठा दो, मैं लेकर के आराम से घर तक चला जाऊंगा, आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो छोटा भाई क्या करता है? हंसने लगता है, हाँ अच्छी बात है आप उठा लीजिए क्योंकि मैं इसे उठा नहीं सकता। तो छोटा का मतलब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बोझ अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर्ष का मतलब मैंने क्या बता दिया? छोटा। अब हम आते हैं हर्ष स्वर की परिभाषा पर। क्या आते हैं? परिभाषा लिखेगा, हर्ष स्वर की परिभाषा। की परिभाषा लिखेगा,
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए एक मात्रा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए एक मात्रा का समय लगता है, लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आपको दिमाग पे बातें आती होंगी, समझने वाली बात इसमें क्या है। मैंने अभी तक बताया था कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और छोटे के ऊपर क्या होता है? कोई वर्डन नहीं होता है, कोई बोझा नहीं होता है। अब बोझा आपको दिखेगा, अभी मैं आपको एकदम स्पष्ट दिखाऊंगा कि यहाँ बोझा है इनके ऊपर कि नहीं है। अच्छा, ह्रस्व स्वर को जैसे हम लोगों ने उदाहरण में लिख लो, जैसे आ, ई, ऊ और री। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते। कितने होते बेटा? 4। एक बात मुझे बताओ, देखा ना इस वर्ण को, इसके ऊपर कहीं कोई भी वर्णन आपको लगा हुआ नजर आया? दिखा कहीं? ना तो कोई मात्रा है, और मात्रा को ही हम लोगों ने क्या कहा था? बोझा कहा था। यहां से लेकर के इन चारों वर्णों में आपको किसी भी प्रकार की कोई मात्रा देखने को मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कारण क्या था? वो एक बोझा था। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है भाई, आप छोटे हो, आप ह्रस्व हो, आप केवल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसा है कि बोझे को हम लाद लेते हैं। क्या बोला गया? कि बोझे को हम लाद लेते हैं। तो वो लोग बड़े हो गए, और ह्रस्व में ये क्या हो गए? ये क्या हो गए बेटे? छोटे हो गए। क्या हो गए? छोटे हो गए। ठीक है ना? ये क्या हो गए? छोटे हो गए। तो ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। अगर ह्रस्व की परिभाषा की बात किया जाए तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए एक मात्रा का समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को आप बार बार रट लीजिए, आ ई उ री। क्या बोलते हैं? आ ई उ री। अब आ ई उ री को क्या बोला गया? ह्रस्व स्वर बोला गया। दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बार बार नोट्स नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि वही बच्चे जो बताते हैं बाद में उनको दिक्कत होती है, जो लेक्चर को सही से नहीं समझते। बात समझ रहे ना? लेक्चर को सही से समझना चाहिए, क्योंकि नोट्स से पढ़ करके तो आप सीख ही लेंगे। ठीक है ना? नोट से तो पढ़ करके आप सीख ही लेंगे, लेकिन लेक्चर में कुछ विशेष बातें भी बताई जाती हैं और आपको जो याद रहेंगी। इसीलिए लेक्चर को सही से समझना चाहिए और सुनना चाहिए। अब हम लोगों ने बात कर लिया उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। तो हम लोगों ने स्वर को कितने भागों में बांटा बेटा? बोलते रहिएगा मेरे साथ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने में बांटा गया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व का मतलब क्या होता है बेटा? छोटा। तो प्लुत, इसका दीर्घ का मतलब क्या होगा बेटा? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होगा? बड़ा। ये तो पता चल ही गया होगा। तो मतलब ह्रस्व में ये छोटके छोटके आ गए, तो बड़का किस में आएगा बेटा? तो बड़का आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर में। किस में आ जाएगा? दीर्घ स्वर में। क्योंकि इसका नमोय बड़ा है, और जिसका नाम बड़ा होगा बड़का तो उसी में आएगा ना। बात समझ रहे ना? फैमिली बन गई ना, पहली फैमिली, दूसरी फैमिली और तीसरी फैमिली। क्या बनी? फैमिली। ये थे बाबा पहले वाले। अब इनके 3 बच्चे, पहले का नाम ह्रस्व और दूसरे का नाम दीर्घ और तीसरे का नाम इन्होंने रख दिया प्लुत। ठीक है ना? इनके भी बच्चे हो गए। इनके कितने बच्चे हो गए बेटा? 4 बच्चे। कौन कौन? आ ई उ री। ठीक है ना? इनके कितने बच्चे? 4। कितने बच्चे हो गए? 4। तो ह्रस्व के कितने? तो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। बातें समझ में आ गई? ठीक है ना? तो आज की क्लास यही तक। इसके बाद वाली क्लास आपको कल मिलेगी। थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए। और
पहली चीज़ तो ये बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको कुछ भी पूछना है, अगर समझ में आता है तब भी आप कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि हाँ सर क्लास अच्छे से चल रही है। जो कुछ भी पूछना है वो भी आप कमेंट में लिख करके बता देंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको बता दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।